Hello friends, you are welcome in मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। टीजीटी का जो सिलेबस है वो लगभग पूरा है और जो बचा हुआ है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चारों राइटर पढ़ चुके हैं, लिटरेरी टर्म्स पढ़ चुके हैं और लिटरेरी जेनर के बारे में पढ़ चुके हैं। इवन टू आपके जो फिगर्स ऑफ स्पीचेस सब कुछ पढ़ चुके हैं। सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बचा है और आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ रहे हैं एज ऑफ मिल्टन, जिसका स्पैन 1625 से लेकर 1660 तक माना जाता है। और हर एक इम्पोर्टेंट इवेंट, चाहे वो पॉलिटिकल हो और लिटरेरी हो, सारा कुछ पढ़ेंगे। चलिए, एज ऑफ मिल्टन को आपका प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। देखिए, इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है, पहले पढ़ेंगे हु वर प्यूरिटन्स, या कहने का अर्थ है व्हाट वाज द प्यूरिटन मूवमेंट। तो प्यूरिटन मूवमेंट क्या था और कब शुरू हुआ, व्हाट रोल डिड दे प्ले इन ब्रिटिश लिटरेरी हिस्ट्री, और जो प्यूरिटन्स थे उनका लिटरेरी हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वो पढ़ेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्यूरिटन एज, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये एज जो है सिविल वार के नाम से जानी जाती है, क्योंकि सिविल वार पीरियड है, कॉमनवेल्थ पीरियड है। तो सिविल वार पीरियड जो कि 1642 से लेकर 1649 रहता है। इसके बाद 49 से 60 तक कॉमनवेल्थ पीरियड रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स फर्स्ट और उनका डिवाइन राइट पर क्या सोच थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और चार्ल्स फर्स्ट को 30 जनवरी 1649 को एग्जीक्यूटेड क्यों किया गया, क्यों उनका कत्ल किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से लेकर 1660 तक माना जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे पढ़ेंगे इसमें मेन लिटरेरी इवेंट्स और फेमस राइटर्स पढ़ेंगे। यानी कुल मिला के पीरियड लंबा होने वाला है, लेकिन कोई भी पॉइंट बचेगा नहीं, इसलिए समझिए। तो पहला प्रश्न उठता है, हु वर द प्यूरिटन्स एंड व्हाट रोल डिड दे प्ले इन ब्रिटिश लाइब्रेरी। यानी कि ये कुछ क्वेश्चन है जो हम प्यूरिटन के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे मन में अक्सर उठते हैं कि प्यूरिटन कौन थे, उन्होंने क्या किया और क्या फर्क पड़ा। तो एक्चुअली में अगर हम बात करें, यहाँ पर प्यूरिटन की एज को हमने लिखा है 1625 से लेकर 1660 तक। तो द स्पैन ऑफ प्यूरिटन एज स्टार्ट्स फ्रॉम द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इन 1625 टू द रीस्टोरेशन पीरियड 1660। तो इससे बाद भी रहता है और इससे पहले भी रहता है। और इस एज की बिगिनिंग के बारे में कहें तो 1625, 1642 से 1649, यानी कि ये बिगिनिंग की एज वेरी हो सकती है। अब हालांकि 17th सेंचुरी में प्यूरिटन एज, जो प्यूरिटन्स थे उनको चरम पर माना जाता है। लेकिन अगर हम वास्तव में बात करें, देखिए प्यूरिटन का मतलब इंग्लैंड में इसको प्यूरिटन के नाम से जाना गया, लेकिन होल वर्ल्ड में ये प्रोटेस्टेंट नाम से जाना जाता है। अब वास्तव में अगर बात करें, इन रियलिटी द प्यूरिटन मूवमेंट इज सेड टू हैव बिगन ड्यूरिंग द 1530s, यानी कि 1530 के जो 30 का दशक था, डिकेड था, उसमें प्यूरिटन मूवमेंट शुरू होता है, यानी कि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कह सकते हैं, वो शुरू होता है। और हेनरी एट जो कि इंग्लैंड के किंग थे, तो उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से 1534 में अपने आप को सेपरेट कर लिया और यहीं से आपके एंग्लिकन चर्च की स्थापना होती है। और इंग्लैंड में जो न्यू रिलीजन माना जाता है वो आपका प्रोटेस्टेंट से बनकर प्यूरिटन कहलाया। तो ये वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। और हमने जब रिफॉर्मेशन एज और रेनेसां एज को पढ़ा था तो इस बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा था। कारण क्या था कि हेनरी एट अपने भाई की वाइफ से शादी कर लेते हैं,
जिनकी पुत्री मैरी फर्स्ट होती है, लेकिन उन्हें पुत्र चाहिए होता है तो फिर 2 शादी और करते हैं, जिसमें एक एलिजाबेथ होती हैं, इसमें एक एडवर्ड होते हैं। तो ये कारण बनाता है सेपरेट करने का। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके लिटरेरी फील्ड में फर्क पड़ता है। देखिए, द प्यूरिटन मूवमेंट मे बी रिगार्डेड एज ए सेकेंड ग्रेट रेनेसां, अ रीबर्थ ऑफ मोरल नेचुरल ऑफ मैन। तो W.J. लांग कहते हैं कि प्यूरिटन मूवमेंट को दूसरा रेनेसां माना जाता है। बोले कहा जा सकता है दूसरा रेनेसां। फर्स्ट रेनेसां में आपने देखा कि जो रीबर्थ हुआ था वो एंशिएंट लिटरेचर में और इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ डिस्कवरी, यानी कि हर क्षेत्र में रेनेसां हुआ था। लेकिन प्यूरिटन मूवमेंट को दूसरा रेनेसां कहा जाता है क्योंकि इसमें रीबर्थ हुआ था द मोरल नेचर ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य की नैतिकता का उदय हुआ था। फॉलोइंग द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन यूरोप इन द 15th and 16th सेंचुरी, यानी कि जब प्यूरिटन मूवमेंट चला तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये आपका इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग थी, यानी बौद्धिक जागृति, जिसको बोलते हैं बौद्धिक जागृति। तो आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट का उदय होता है, प्रोटेस्टेंट रिलीजन का, तो उसी दौरान माना जाता है। अब यहाँ पर हम इंग्लैंड की बात करें तो जो चरम पर पहुँचा है प्रोटेस्टेंट, वो पहुँचा है आपका 17th सेंचुरी में। तो द राइज ऑफ द प्यूरिटन मूवमेंट इन इंग्लैंड इन द 17th सेंचुरी। और जो प्यूरिटन कहलाते हैं इनमें से कुछ पार्लियामेंट में थे, और इनमें जो प्रोटेस्टेंट माने जाते हैं पिम है, हैम्पडन, मिल्टन, क्रॉमवेल, थॉमस हुकर, ये सब प्यूरिटन्स माने जाते हैं। अभी हम थोड़े देर बाद इसके बाद में प्यूरिटन राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो 3 प्रकार के राइटर्स इसमें आते हैं, प्यूरिटन, मेटाफिजिकल और कैबिलियर, 3 प्रकार के राइटर्स आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब प्यूरिटन मूवमेंट का जो उदय था, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके 2 कारण थे। एक था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट वॉज द पर्सनल राइटियसनेस। पहला था आपका व्यक्तिगत धर्म, कि हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल सोच होती है, जो रेनेसां में ह्यूमैनिटीज़ कहा जाता है, ह्यूमनिज्म और इंडिविजुअलिज्म। वही सोच है कि प्रत्येक व्यक्ति का पर्सनल राइटियसनेस होता है, अपना धर्म होता है, स्वतंत्रता होती है। एंड द सेकंड सिविल एंड रिलीजियस लिबर्टी, और दूसरे इसमें सिविल और रिलीजियस लिबर्टी होनी चाहिए। ये 2 ऑब्जेक्ट को लेकर प्यूरिटन मूवमेंट चला था। अब इसका लिटरेचर के फील्ड में और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, जो उनकी पर्सनल लाइफ है, उस पर क्या फर्क पड़ा वो देखिए। प्यूरिटन्स लिव्ड अ सिंपल लाइफ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कोर्सिटी एंड सिंप्लिसिटी। तो साधारण जीवन जीते थे, और जो बेस्ड थी उनकी विनम्रता पर, कोर्सिटी पर, और उनकी साधारणता पर, यानी कि वो सज्जन और विनम्र लोग प्यूरिटन हुआ करते थे। तो दिस इन्फ्लुएंस केम फ्रॉम द रिलीजन बिलीफ एंड द बाइबल। तो ये जो बिलीफ था इनके अंदर, वो बाइबल के कारण था। कारण क्या है, उससे पहले कैथोलिज्म में आपने सुना होगा और देखा, हमने पहले पढ़ा भी है कि कैथोलिज्म टोटल डिपेंड करता था पोप की सत्ता पर, यानी जो पोप ने कह दिया वही सच है। लेकिन जो आपका प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था या प्यूरिटन जो मूवमेंट था, इसमें वो लोग बाइबल पर विश्वास करते थे, बाइबल के अनुसार ही अपने आप को चलाते थे। तो जॉन रिचर्ड ग्रीन रहे हैं इसी समय के, यानी कि ये 1837 और 1883 के रहे हैं। तो इन्होंने, जो इंग्लिश हिस्टोरियन हैं, इन्होंने यहाँ तक कहा कि इंग्लैंड बीकेम द पीपल ऑफ ए बुक एंड दैट बुक वॉज बाइबल। इंग्लैंड जो देश था
वो एक किताब का देश बन गया और वो किताब थी बाइबल। यानी कि पूरा प्रोटेस्टेंट मूवमेंट सिर्फ बाइबल पर ही डिपेंड था, वो पर नहीं था। और इसके क्या क्या कारण रहे थे वो भी पढ़ेंगे। अब ये मेन चीज़ है कि राइटिंग ऑफन बिकेम इंस्ट्रक्टिव टीचिंग क्रिश्चियन वैल्यूज़। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में ये हुआ कि जितनी भी राइटिंग इस दौरान हुआ करती थी तो वो इंस्ट्रक्टिव थी, उनका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना था। यानी कि राइटिंग जो थी वो आपकी शिक्षाप्रद थी और वो टीचिंग देती थी क्रिश्चियन वैल्यूज़ की, यानी कि बुक क्रिश्चियन वैल्यूज़ पे लिखी थी। अब हम देखते हैं कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं इस दौरान के या जो प्यूरिटन पोइट्स हैं, इन्होंने लगभग इसी सोच पर ही आपकी रचनाएं की हैं। इवन टू आपकी पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन लिखते हैं वो भी इंस्ट्रक्टिव है। हालांकि वो तो रेनेसां से प्रभावित ज़्यादा है क्योंकि उनमें स्वतंत्रता की भावनाओं को दर्शाई गई है। चलिए, द प्यूरिटन कंसिडर्ड दैट लिटरेचर वाज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। ये बहुत मेन पॉइंट है। प्यूरिटन सोचते थे कि लिटरेचर जो है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, यानी मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? वो है आपकी इंस्ट्रक्टिव और उसमें क्रिश्चियन वैल्यू की टीचिंग होनी चाहिए, इसलिए थी। तो ये लोग मानते थे देयरफॉर दे फ्राउंड अपॉन एंटरटेनमेंट जेनर सच एज ड्रामा एंड फिक्शन। तो ये ड्रामा को और फिक्शन से ये लोग घृणा करते थे, बोले ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रामा को, थिएटर को इमोरल एंड डिप्रेव्ड मानते थे। वो कहते थे कि जो ड्रामा, जो थिएटर हैं वो समाज में इमोरलिटी फैला रहे हैं और दूसरे तरफ ये भ्रष्ट हैं, डिप्रेव्ड हैं। तो यही कारण था कि जब 1642 में 1642 में आपका सिविल वार शुरू हो जाता है, तो उसी दौरान, सिविल वार के दौरान जो इंग्लिश पार्लियामेंट होती है, जो लॉन्ग पार्लियामेंट होती है, वो आपके सितंबर 1642 में थिएटर्स को क्लोज कर देती है। अब आप जानते हैं कि नो थिएटर नो ड्रामा, तो यही कारण है कि इस दौरान ड्रामा नहीं लिखे गए। जो प्यूरिटन बेस था, ये जो आपकी मिल्टन थी, उस दौरान आप देख रहे हैं कोई भी ड्रामा नहीं लिखा गया था। और थिएटर फिर 1660 में रीओपन हो जाते हैं और जब थिएटर रीओपन होते हैं तो उसी दौरान आपके जो ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन, वो फिर ड्रामा के क्षेत्र में, आपके दूसरे जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं वो शुरू हो जाती हैं, हीरोइक कॉमेडी शुरू हो जाती हैं, हीरोइक ट्रेजेडी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक बात और समझ लें कि जब थिएटर बंद हो गए थे, यहाँ पर थिएटर बंद हो गए थे, तो आपने देखा कि मिल्टन ने आपका पोइटिक प्ले लिखा है, सैमसन एगोनिस्टिक्स। तो ये पोइटिक प्ले है और आप जानते हैं कि पोइटिक प्ले पढ़ने के लिए होता है, ना कि परफॉर्मेंस के लिए। तो क्योंकि थिएटर नहीं तो परफॉर्मेंस के लिए होगा नहीं। तो यही कारण था कि थिएटर बंद होने से पोइटिक प्ले लिखे गए और छोटे छोटे मास्क लिखे गए। और मास्क जो हुआ करते थे वो लॉर्ड्स के और जो आपके सामंत और हुआ करते थे, उनके कैसल्स में खेले जाते थे। अब हम बात करते हैं, ये तो कुछ बातें थी कि प्यूरिटन मूवमेंट की, कि प्यूरिटन मूवमेंट ने क्या किया, थिएटर बंद किए और ये ड्रामा को जो है डिप्रेव्ड मानते थे और ये मोरल मानते थे। अब बात करते हैं सिविल वार की। तो आप जानते हैं कि 1642 में सिविल वार शुरू हो जाता है पार्लियामेंट और किंग के बीच में। तो हम समझ रहे हैं, पहले हम एज ऑफ मिल्टन को समझ लें कि एज ऑफ मिल्टन में आप जानते हैं प्यूरिटन एज कहते हैं। तो इसमें कैरोलियन एज जो मानी जाती है, चार्ल्स फर्स्ट जब गद्दी पर बैठते हैं 1625 में और 1649 में
उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 30 जनवरी 1649, यानी कि 30 जनवरी 1649 को जब फांसी दे दी जाती है, तो 1625 से लेकर 1649 का जो पीरियड है, इस पीरियड को हम कैरोलिन एज मानते हैं। और आप जानते हैं चार्ल्स जो शब्द है उसका लैटिन में कैरोलस कहा जाता है, और यही कारण है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कैरोलियन एज। ठीक है, अगला है सिविल वार पीरियड। तो 1642 से लेकर के 1651 तक ये सिविल वार पीरियड कहलाता है, क्योंकि यहाँ से विभिन्न प्रकार के जगह पर युद्ध होते हैं और जिसमें पार्लियामेंट विजय रहती है, और लास्ट जो बैटल होती है वो 1651 में होती है। अब 1649 से लेकर 1660 तक, क्योंकि 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और फिर 1660 में 1660 में चार्ल्स सेकंड जब फ्रांस से वापस आते हैं और गद्दी पर बैठते हैं, तो ये पीरियड रीस्टोरेशन पीरियड कहलाता है। तो 1649 से लेकर के 1660 का पीरियड ये कॉमनवेल्थ का पीरियड कहा जाता है, और इस पीरियड को प्यूरिटन इंटररेग्नम पीरियड भी कहा जाता है। देखिए, इंटररेग्नम का अर्थ होता है दो राज्यों के बीच का जो समय, दो राजाओं के बीच का समय। देखिए कैसे 1649 में किंग चार्ल्स फर्स्ट की डेथ और 1660 में चार्ल्स सेकंड का रीस्टोरेशन। तो इसके बीच का जो समय है यहाँ से लेकर के 1649 से लेकर 1660 के बीच को, तो इसको कहते हैं अराजक काल, यानी कि दो राज्यों के भीतर का समय, या इसको कहेंगे अंतरकाल, क्योंकि यहाँ पर कोई राजा नहीं था, यहाँ पर कोई किंग नहीं था। इस पीरियड में जो आपके थे ओलिवर क्रोमवेल, तो वो संसद के प्रोटेक्टर के रूप में काम करते थे। अब हम सिविल वार को देखें किस किस में कौन कौन सी क्रोनोलॉजी में रहा। तो सिविल वार 1642 से लेकर के 1651 तक माना जाता है। और वाई वाज किंग चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूटेड, व्हाट वर द रीजन्स फॉर द सिविल वार, क्या कारण थे सिविल वार के और क्यों चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया। इसमें थोड़े से कारण हैं। देखिए, पहला कारण है कि चार्ल्स फर्स्ट जेम्स फर्स्ट की मृत्यु के बाद 1625 में इंग्लैंड की गद्दी पे बैठते हैं, और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जो किंग बनते हैं अपने पिता की ही तरह। क्योंकि जेम्स फर्स्ट जब 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद गद्दी पर बैठते हैं, तो वो उस समय इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के किंग बनते हैं। इसको यूनियन ऑफ क्राउन्स कहा जाता है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, यूनियन ऑफ क्राउन्स कहा जाता है। तो विरासत में इनको चार्ल्स फर्स्ट को गद्दी मिलती है। तो चार्ल्स फर्स्ट जो है कैथोलिक हेनरीटा, जो कि फ्रांस की राजकुमारी होती है, उनसे शादी करते हैं। हेनरीटा मारिया, ये कौन होती हैं? कैथोलिक होती है। और जब आप जानते हैं कि इंग्लैंड में उस समय क्या होता है, प्रोटेस्टेंट यानी कि प्यूरिटन। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द रेन ही ऑफेंडेड मैनी इंग्लिश प्रोटेस्टेंट। जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं तो पहले ही साल में वो हेनरीटा मारिया से शादी कर लेते हैं। और ये जो घटना होती है विवाह वाली, कैथोलिक वाली, तो ये जो प्रोटेस्टेंट को है काफ़ी दुखी कर देती है और काफ़ी आहत होते हैं प्रोटेस्टेंट लोग। दूसरी, चार्ल्स बिलीव दैट द हेड ऑफ द चर्च शुड बी ट्रीटेड विद डिफरेंस। चार्ल्स फर्स्ट, क्योंकि उनकी वाइफ कैथोलिक थी, भाई हेनरीटा मारिया कैथोलिक थी, तो चार्ल्स भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो पोप है, उसका फादर है, उसको जो है सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि प्यूरिटन में जो मेन थीम थी, सोच थी, वो बाइबल थी, और कैथोलिक में जो मेन सर्वे सर्वा था वो पोप हुआ करता था।
तो एक कारण तो यही बनता है कि चार्ल्स फर्स्ट चाहते हैं कि आपके जो चर्च है और चर्च का जो हेड है शुड बी रिस्पेक्टेड। तो एक कारण ये बना, और दूसरे कारण था कि ही डिसॉल्व पार्लियामेंट व्हेन फेस्ड विद अपोजिशन, इफेक्टिवली रूलिंग अलोंग ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स। In his first 4 years of ruling, he dissolved parliament 3 times, once for 11 years. तो क्या करते हैं ये अपने 4 वर्ष के शासनकाल में, जब 4 वर्ष इनको रेन करते हुए हो जाता है तो उसमें 3 बार पार्लियामेंट को भंग कर देते हैं और अपने स्वच्छंद जो है एब्सोल्यूट किंग बन जाते हैं। और एक बार तो ये 11 वर्ष के लिए पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं। तो एक ये भी कारण बना किंग चार्ल्स के एग्जीक्यूशन का। पहले प्रोटेस्टेंट को कैथोलिक को बढ़ावा देते हैं, दूसरी बात बार बार पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते हैं, तीसरी बार he would only resemble parliament to raise funds when he ran out money because of expensive foreign wars। जब विदेशों से युद्ध होता था और अपने खुद के खर्चों के लिए जब भी उनके पास पैसे की कमी हो जाती थी तो पार्लियामेंट को आप रिजेंबल कर लेते हैं, बार पुनर्गठन कर लेते हैं, फिर भंग कर देते हैं, फिर तो ये बार बार जो है एक राजा जो है निरंकुश बनता जा रहा था। और जो है इन सब के लिए ही लीव्ड हैवी टैक्सेस ऑन पीपल। तो लोगों पर जब भारी कर्ज बढ़ता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण बनते हैं कि किंग चार्ल्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो यहीं से चार्ल्स फर्स्ट में और पार्लियामेंट के बीच में जो है स्ट्रगल शुरू हो जाता है। और एक बहुत बड़ा कारण था, वो ये समझिए, ये बहुत बड़ा कारण है कि लाइक हिज फादर जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स हिमसेल्फ बिलीव इन द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। राजा के जो आपके दिव्य शक्तियाँ थीं, राजशाही की जो है दैवीय शक्तियाँ थीं, उस पर विश्वास करता था। तो ये डिवाइन राइट्स ऑफ किंग क्या थे वो हम समझते हैं। देखिए, अ पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन इन डिफेंस ऑफ मोनार्किकल एब्सोल्यूटिज्म, यानी कि जो आपकी मोनार्किकल एब्सोल्यूटिज्म था, यानी कि राजा की निरंकुशता का जो सिद्धांत था ये था डिवाइन राइट। तो क्या था राजा का निरंकुशता का सिद्धांत, यानी कि मोनार्किकल एब्सोल्यूटिज्म क्या था? देखिए, किंग जब एब्सोल्यूट तब बनता है जब वो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रखता हो। किंग पहले संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, आंसरेबल हुआ करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? दिस डॉक्ट्राइन asserted that king derives their authority from God and could not therefore be held accountable for their actions by any earthly authority such as parliament। तो ये जो सिद्धांत था डिवाइन पावर ऑफ किंग्स, तो ये जो बात कर रहे थे, तो इस डिवाइन पावर में, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स में, किंग्स चार्ल्स फर्स्ट सोचा करते थे कि वह किसी भी अर्थली पावर के प्रति उत्तरदायी नहीं है। चाहे आपकी पार्लियामेंट हो, चाहे आपके नोबल्स हों, लॉर्ड्स हों, किसी के प्रति ये उत्तरदायी नहीं थे। तो फिर किसके प्रति उत्तरदायी थे? किंग जेम्स फर्स्ट जो इंग्लैंड के राजा थे, इनके पिताजी थे, फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। ये इन पे 2 पुस्तकें लिखते हैं डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स पे, और राजा की जो एब्सोल्यूटिज्म था, निरंकुशता थी, उसके सिद्धांत को पारित करते हैं।
तो ये कह रहे थे कि जो राजा उत्तरदायी है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति है। कोई भी अर्थली पावर, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे कोई भी लोग हो, राजा से प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो फिर होता क्या है, किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड वॉज द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द डिवाइन राइट्स। तो ये तो पढ़ चुके हैं। द डॉक्ट्रिन वर्चुअली डिसअपियर्ड इन इंग्लैंड पॉलिटिक्स आफ्टर द ग्लोरियस रिवोल्यूशन। 1688 में जब रक्तहीन क्रांति होती है इंग्लैंड की, और जो 1602 साल चलती है, इसमें कोई कत्ल वत्ल नहीं होता है, तो इसलिए इसको ग्लोरियस रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो तब ये डिवाइन राइट जो है फिर समाप्त होता है। अब बात करते हैं जो आपका सिविल वॉर है, इसकी क्रोनोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं उसको पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि 1642 में सिविल वार शुरू हो जाता है। 1642 में सिविल वार शुरू हो जाता है, और ये सीरीज रुक रुक के सिविल वार चलता है। सीरीज ऑफ वॉर है जिसमें पार्लियामेंटेन जो होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जिनको हम राउंड हेड्स कहते हैं, और ये राउंड हेड्स ही आपके प्यूरिटन्स थे, और दूसरे रॉयलिस्ट जिनको हम कैवलियर कहते हैं, ये राजा की तरफ थे। तो इसका हेड जो था वो ओलिवर क्रॉमवेल था, और ये जो थे वो आपके कैवलियर थे और राजा के तरफ से लड़ने वाले थे। तो 1644 में जो पार्लियामेंट की आर्मी होती है वो आपकी विक्ट्री प्राप्त करती है, और 1645 में कैंटरबरी के जो आर्क बिशप होते हैं लाउड, तो उनको फांसी दे दी जाती है, क्योंकि ये राजा की तरफ से उसके डिवाइन राइट्स के पक्ष में थे, तो दैट्स वाई इनको भी फांसी दे दी जाती है। और 1646 में चार्ल्स फर्स्ट सरेंडर कर देते हैं, और इन पे फिर जो है केस चलता है, मुकदमा चलता है। लेकिन ये बार बार कहते हैं कि डिवाइन राइट्स के अनुसार, जो डिवाइन राइट ऑफ किंग है उसके अनुसार राजा पर किसी भी प्रकार का, किंग पर किसी भी प्रकार का ट्रायल नहीं हो सकता। बोले मैं किसी भी कार्य के लिए संसद के प्रति जो है आंसरेबल नहीं हूं, कोई भी हमारा जवाब नहीं बनता है। तो ही रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज लीगलिटी ऑफ द कोर्ट बिकॉज ही सेड अ किंग कैन नॉट बी ट्राइड बाई एनी सुपीरियर ज्यूरिडिक्शन ऑन अर्थ। इनके पृथ्वी की जो भी न्याय प्रणाली है, चाहे संसद रही हो चाहे कोई रही हो, वो कभी भी एक राजा पर मुकदमा नहीं चला सकती। तो यही तो डिवाइन राइट था, डिवाइन राइट ऑफ किंग। लेकिन फिर भी 1649 में, यानी कि 30 जनवरी 1649 को किंग चार्ल्स फर्स्ट को जो है बी हेडेड कर दिया जाता है, यानी कि एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और जो बैंक्वेट हाउस था, व्हाइट हॉल था, उसके सामने उनको, आम जनता के सामने उनको बी हेडेड कर दिया जाता है। तो इस आपने रचना पढ़ी है जॉन मिल्टन की, टेन्योर ऑफ द किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। तो ये रचना जो है, ये प्रोज वर्क है जॉन मिल्टन का। तो ये प्रोज वर्क जब किंग चार्ल्स फर्स्ट को बेहेडेड कर दिया जाता है, तो उसके कोई हिंसा ना भड़के और लोग विद्रोह ना करें, यानी कि लोग जो है रिवोल्यूशन ना करें, तो उसके लिए ये इस रचना को लिखते हैं। और इसके बाद 1649 में ओलिवर क्रॉमवेल जो है प्रोटेक्टर बनते हैं पार्लियामेंट के, और 1660 तक बने रहते हैं। और इसके बाद थर्ड सिविल वार शुरू होता है 1649 से लेकर 1651 तक, और ये होता है स्कॉटलैंड में। क्योंकि आप जानते हैं जब बी हेडेड कर दिया जाता है किंग चार्ल्स फर्स्ट को, तो उनका पुत्र जो है वो चार्ल्स सेकंड होता है, वो स्कॉटलैंड चला जाता है, तो वहाँ राजा बन जाता है। तो लगातार किंग चार्ल्स फर्स्ट में और पार्लियामेंट में लगातार स्ट्रगल होता रहता है, और लास्ट में
3 सितंबर 1651 को वॉरसेस्टर की लड़ाई होती है, वहाँ पर पार्लियामेंट की फिर विजय होती है और चार्ल्स फर्स्ट फिर 1651 में फ्रांस चला जाता है। और फिर तो आप जानते हैं कि 1660 में वो वापस आते हैं और उस पीरियड को जहाँ शुरू होता है उसको हम रीस्टोरेशन पीरियड बोलते हैं। अब हम कॉमनवेल्थ की बात करें तो कॉमनवेल्थ को आप जानते हैं, अभी पढ़ा था कि प्यूरिटन इंटेरेग्नम कहा जाता है, अंतरकाल का जो समय है जिसको बोलते हैं अराजकता के समय भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 राज्यों के समय था और बीच में कोई राजा नहीं था। तो इंटेरेग्नम का अर्थ है लिटरली मीन बिटवीन रेन ऑफ इन लैटिन, यानी कि 2 राज्यों के बीच का जो समय होता है। और ओलिवर क्रॉमवेल जो है लॉर्ड प्रोटेक्टर कहलाते हैं और 1649 से लेकर 1658 तक गद्दी पे बैठते हैं। और 1658 में जो है उनका पुत्र रिचर्ड क्रॉमवेल, क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है और रिचर्ड क्रॉमवेल 1658 में गद्दी बैठता है और 1659 तक रहता है। इसके बाद ये स्वयं जो है अपने आप गद्दी छोड़ देता है और फिर नहीं बैठता। अब हम बात करते हैं मेन लिटरेरी इवेंट की। तो आप तो जानते ही हैं कि 1642 में, सितंबर 1642 में थिएटर क्लोज हो जाते हैं और 1660 में थिएटर रीओपन हो जाते हैं। ये भी मेन इवेंट है। क्या कारण रहे थे ये आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जो प्यूरिटन थे वो थिएटर को इमोरल मानते थे और डिप्रेव्ड मानते थे, तो इसलिए उनको बंद कर दिया गया। और इंग्लैंड ने 1643 में एक ऑर्डिनेंस पारित करते हैं और ये सेंसरशिप ऑफ प्रेस होता है। प्रोहिबिटेड द प्रिंटिंग, बाइंडिंग और सेल ऑफ बुक्स एब्सेंट बाय पर्सन लाइसेंस अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सिवाय वो पर्सन जो पार्लियामेंट से अथॉरिटी ले लेते हैं उनके अलावा किसी भी प्रकार की बुक की प्रिंटिंग, बाइंडिंग और पुस्तक को बेचना जो था उस पर बैन कर दिया गया था 1643 में। तो यही कारण है कि आपके जॉन मिल्टन जो होते हैं वो अपना पंपलेट लिखते हैं एरियोपेजिटिका, जो कि सेंसरशिप ऑफ प्रेस के विरोध में होता है, अगेंस्ट द सेंसरशिप ऑफ प्रिंटिंग। तो 1644 में ये बुक पंपलेट पब्लिश कराते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपके लिटरेरी फील्ड में 3 प्रकार के पोइट्स थे आपके, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये प्रश्न आ चुका है 2013 के जो TGT था उसमें आया था कि जॉन मिल्टन के एज में कितने प्रकार के पोइट थे। तो आपके प्यूरिटन पोइट्स थे, दूसरे कैवेलियर पोइट्स थे, तीसरे मेटाफिजिकल पोइट थे। 3 प्रकार के पोइट थे। और प्यूरिटन पोइट्स के अंतर्गत आते हैं जॉन मिल्टन, जो कि अपनी पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन और सैमसन एगोरिस्ट के लिए फेमस हैं। इसके लिए तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले ही। जॉन ड्राइडन भी आपके प्यूरिटन पोइट माने जाते हैं और उनकी फर्स्ट पब्लिश पोइम है जो हीरोइक स्टंजा है। और सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे प्रसिद्ध रचना है इनकी। एब्सलोम एंड एक्विटोबल इनकी जो है ये सटायर है और सेलिब्रेट सटारिकल पोइम है रिटन इन हीरोइक कपलेट। और एस्ट्रिया रिडेक्स 1660 में लिखी और हिंड एंड पैंथर इनकी रचनाएं हैं। क्योंकि इनके बारे में बस इतना ही पूछा जाता, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। और एंड ब्रेड स्ट्रीट हैं द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप इन अमेरिका, अ कलेक्शन ऑफ पोइम, लेकिन ये आपके अमेरिका के रहे हैं। एडवर्ड टेलर प्रिपेरेटरी मेडिटेशन बिफोर माई अप्रोच टू द लॉर्ड सपर, तो ये जो है कलेक्शन है पर्सनल थॉट एंड इंसाइट्स का। और जॉन बनियान की रचना पूछी जाती है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, और ये आपकी एलेग्रिकल पोइम है और ये क्रिश्चियन एलेगरी है। तो आप ध्यान रखेंगे
पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसकी रचना है? जॉन बन्यान की पूछा जाता है, इसी तरह पूछा जाता है। अगले हैं आपके रॉबर्ट बर्टन, जो कि एनाटॉमी ऑफ मेलंकली इस रचना के लिए फेमस हैं। और इजाक वाल्टन ये लेखक हैं कंप्लीट एंगलर, और ये आपकी एनवायरमेंटल बुक है इन हिस्ट्री। सर थॉमस ब्राउन रेलिगियो मेडिसी की इसके लिए फेमस हैं, और ये रचना ऐसे ही पूछी जाती है। दूसरी तरफ जो आपके कैवलियर पोइट्स के बारे में हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ नाम पढ़ लेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। कैवलियर पोइट अपने आप को सन ऑफ बैन कहते थे, क्योंकि बैन जॉनसन के स्टाइल के ये फॉलोअर थे, और रॉबर्ट हैरिक अपने आप को सन ऑफ बैन कहलाना पसंद करता था। तो जो कैवलियर पोइट्स हैं वो आपके रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, टॉमस कैरी और सर जॉन सकलिंग हैं। भी दरबारी कवि कहलाते थे। और मोस्ट कैवलियर पोइट्स वर कोर्टियर्स, क्योंकि ये कोर्ट में काम करते थे, दरबारी कवि थे। रॉबर्ट हैरिक वॉज नॉट ए कोर्टियर बट ही स्टाइल मार्क्स हिम एज कैवलियर पोइट्स। तो अपनी रचना के अनुसार वो कैवलियर पोइट कहलाता है। और फिर जानते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट, जो कि अपनी मेटाफिजिकल कंसीट के लिए फेमस थे। ठीक, तो इनमें जॉर्ज डन, रॉबर्ट हार्वर्ड, हेनरी वॉगन, टॉमस थ्रेरने, अब्राहम कॉले और रिचर्ड क्रेसाव, एंड्री मॉर्वेल, ये आपके मेटाफिजिकल पोइट हैं। अब हम लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए, इस एज की रचनाओं में जो है प्यूरिटन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो इसको हम सेकेंड ग्रेटर रेनेसां पीरियड मानते हैं। दूसरी बात, इस समय ड्रामा का डीके हो जाता है, क्योंकि 1642 में जब थिएटर क्लोज हो जाते हैं तो नो थिएटर, देन देयर विल बी नो परफॉर्मेंस। तो आपके कोई भी ड्रामा नहीं लिखे जाते हैं। मास्क जरूर लिखे जाते हैं, क्योंकि मास्क जो है कैसल के उसमें प्ले होते हैं। और फिर पोइट्रिक ड्रामास लिखे जाते हैं, और पोइट्रिक ड्रामा तो आप जानते हैं कि ये परफॉर्मेंस के लिए नहीं होते, बल्कि रीडिंग के लिए होते हैं। और W.J. लॉन्ग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो W.J. लॉन्ग कहते हैं कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्यूरिटन लिटरेचर की और जो एलिजाबेथन की, उनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए, फर्स्ट एलिजाबेथन जो पीरियड था वॉज डाइवर्स इन फॉर्म, इट हैड ए मार्क्ड यूनिटी इन स्पिरिट resulting from patriotism of all class and their devotion to the queen, who with all her faults sought first the nation's welfare while the Puritan age became divided in spirit। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, एलिजाबेथन पीरियड में जो लिटरेरी फॉर्म्स थी वो विभिन्न प्रकार की थी। देखिए, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, एलेग्रिकल, देखिए हर क्षेत्र में एलिजाबेथन पीरियड की लिटरेचर डेवलप हुई थी। दैट्स वाई एलिजाबेथन पीरियड की लिटरेचर को जो है वो उस एज को गोल्डन एज कहा जाता है, गोल्डन एज। और यहाँ तक कि उसको आपके एगस्टन एज जो कि रोमन की है उससे भी कंपैरिजन किया जाता है। और मार्क यूनिटी ऑफ इन स्पिरिट, तो यहाँ की रचनाओं में यूनिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इस समय पैट्रियटिज्म की भावना थी सभी वर्गों में। हालांकि हम जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ ने प्यूरिटन और आपके जो आप कैथोलिक थे दोनों में सामंजस्य बैठा के रखा था, और दोनों ही प्रकार के काउंसलर क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में हुआ करते थे। उनके कोर्ट में दोनों प्रकार के काउंसलर हुआ करते थे, और वो सभी में नेशन के प्रति जो कल्याण की भावना थी, वेलफेयर की भावना थी, उसको बढ़ावा दिया करते थे। अब दूसरी तरफ आप जानते हैं कि प्यूरिटन एज में, यानी कि एज ऑफ मिल्टन में,
सिविल वार शुरू हो जाता है। पार्लियामेंट और किंग में डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आप जानते हो पैट्रियटिज्म की जो भावना है वो तो गायब हो जाती है। तो इस काल की जो रचनाएं हैं उनमें डिवाइडेड इन स्पिरिट की भावना मिलती है। आप जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट में ये कहा जाता है कि मिल्टन का जो सैटन है वो विद्रोही स्वभाव का है और जो गॉड है वो एज ए किंग ऑफ इंग्लैंड को माना जाता है। तो ये विद्रोही की भावना थी। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वाइल एलिजाबेथन लिटरेचर वाज फुल ऑफ यूथ एंड वाइटलिटी, ये मेन भावना थी, बड़ा जोश की भावना थी उनकी रचनाओं में। चाहे किसी भी प्रकार की रचना देखिए, ड्रामा देखिए, प्रोज देखिए, पोइट्री देखिए, हर तरह में एक उत्साह की भावना थी। जबकि जो प्यूरिटन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सैडनेस और पेसिमिज्म। और मेन बात यह है कि जो थर्ड बात है वो एलिजाबेथन एज की जो रचना है वो इंटेंसली रोमांटिक, यानी कि रोमांटिक रचनाएं थी। सारे चाहे ड्रामेटिस्ट रहे हों, पोइट रहे, रोमांटिक थे। एक बेन जॉनसन आपके क्लासिकल माने जाते हैं। और प्यूरिटन एज में रोमांटिक जो ऑर्डर है वो की उसकी कमी पाई जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको बताने की कोशिश की। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।